सकते हो, कोई बात नहीं। सर पूरा देखना है? हाँ मैं देखो उसका वैसे है कि उसको देख सकते हो लोग अपने, जब भी मोबाइल वोबाइल चला रहे हो लोग तो उसको पढ़ाई के दृष्टिकोण से उतना नहीं लेना है, वो खेल के दृष्टिकोण से है, ठीक है। कि उसको खेल खेल में अपना कभी ऐसे ही देखना है तो अपना देख रहे हैं लोग, इधर उधर देखते हैं लोग चीज़ ना, तो वैसे है वो नाटक टाइप से है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा देखते हुए भी। यस इसलिए सर, देखे हैं एक। हाँ, तो वही है। चलो तुम लोग ज्वाइन कर लिए एक, पता नहीं शायद तुम लोग का ट्यूशन में टेस्ट वगैरह हो, एक प्रिंस था वो बोल रहा था कि ट्यूशन में टेस्ट है सैटरडे को। ठीक है कोई बात नहीं, टेस्ट सब चलते रहेगा, समझते हैं लोग चीज़ों को और पढ़ते हैं लोग, देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं अच्छा सर। ठीक है। हम्म, अब दिख रहा होगा स्क्रीन। तो हम लोग पढ़ रहे थे गति के बारे में और गति का नियम, और गति का नियम पढ़ते हुए हम लोगों ने गति का प्रथम नियम देखा था, जिसमें कि क्या हो रहा था, एक प्रकार से जड़त्व का नियम था वो। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई वस्तु अगर अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं चाहती है, अवस्था का परिवर्तन का मतलब हम लोगों ने समझा था कि अवस्था का कहने का क्या तात्पर्य होता है। तो अवस्था का ये तात्पर्य था, अवस्था का ये तात्पर्य था कि वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, और अगर वस्तु किसी चाल से चल रही है तो उसी चाल से चलते रहना चाहती है, यानी कि अपना चाल को नहीं बदलना चाहती है। विराम में है तो चाल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड, और चाल कुछ है तो मान लेते हैं कि कोई फिक्स नंबर है जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये चाहेगी कि 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलते रहें, और चलते ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर दे। तो ये जो चीज़ था ये जड़त्व का नियम था, हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा था। अब इसके बेसिस पर यानी कि इसके आधार पर बहुत सारा बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आता है जिसको कि हम लोगों को समझना चाहिए, और वो बहुत काम का एग्जाम्पल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और उन एग्जाम्पल्स को जब उन प्रैक्टिकल्स को समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जनरली वो समझ में आता नहीं है हम लोगों को, लेकिन उसको समझना है कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो देखो कैसे कैसे काम करता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, गाड़ी में हम लोग सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, और नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। गाड़ी में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे कि पीछे की ओर गिर जाएंगे, गाड़ी रुकेगी तो आगे की ओर। आगे की आगे ओर। की ओर गिरेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा, कि हम लोग आगे की ओर क्यों गिरेंगे। होता क्या है, मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वो चलेगा, गाड़ी चलती रहेगी, हम इस पर खड़े हैं चल रहे हैं, तो चलते रहेंगे। अगर गाड़ी जिस स्पीड पर चल रही है उसी स्पीड से हमारा शरीर भी आगे बढ़ते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हैं साथ में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकेगी, तो गाड़ी रुकेगी तो पैर इस पे मान लो रखे हुए हैं गाड़ी पर, तो वो पैर भी रुक जाएगा, लेकिन शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या चीज़ में है, गति में है। तो गति में है तो वो तो चाहेगा कि हम आगे ही बढ़ते रहें, तो वो आगे बढ़ते रह जाएगा और जाके किसी आगे शीशा में या कहीं जाके टकरा जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला चीज़ रुक नहीं पाएगा तुरंत। क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन दिख रहा होगा वो मेरे देखने से। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। दिख रहा होगा स्क्रीन दिख में। रहा है सर। तो इसमें ये था अपना कि जैसे ही गाड़ी आगे चलना शुरू की तो पैर नीचे रखा हुआ था, तो पैर या फिर बैठे हुए हैं तो कमर तो गाड़ी के साथ चल रहा है, तो वो तो जिस गति में उसी गति पर रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, छाती हो गया, अपना मुंडी सर हो गया, ये सब चीज़, तो वो तो जिस गाड़ी स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं कि गाड़ी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा भी अपना सर भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा। गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो ये तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, नहीं रुकेगा। गति का जो नियम है जड़त्व वाला, वो बोलेगा कि चल रहे थे ना तो चलते रहो, इतना जल्दी क्या है रुकने को, तो वो जाके आगे लड़ जाएगा।
इस चीज़ से रोकने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बात समझ में आया? तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि अगर गाड़ी चल, अभी हम रुके हुए हैं, मान लेते हैं कि बस में या गाड़ी में बैठे होते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग बैठे होते हैं और गाड़ी एकाएक चल पड़ती है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो गाड़ी तो चल दी तो हमारा कमर आगे चल दिया गाड़ी के साथ साथ, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा इसको लगता है कि अभी तो हम रुके हुए हैं ना, हमको थोड़ी चलना है, तो वो तैयार नहीं होता है, तो वहीं रुकने का कोशिश करता है, तो ये रुके रह जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। तो इससे हमको क्या लगता है कि हम पीछे की ओर झुक गए, ऐसा होता है। ठीक है, हमारा जो ऊपर का शरीर हो गया, ठीक है, पेट, कमर, इसके बाद छाती, ये सब रुका हुआ रह जाता है क्योंकि रुका हुआ है, और नीचे जो कमर हो गया, पैर हो गया, गाड़ी के साथ आगे चल जाता है। तो जब ये आगे बढ़ गया और ऊपर वाला रुका था तो हमको क्या प्रतीत होगा कि हम कहाँ झुक गए, आगे कि पीछे? पीछे। पीछे झुक गए, तो ऐसा प्रतीत होता है। और वैसे ही ऊपर में क्या होता है कि बैठे हुए थे, चल रहा था गाड़ी, तो गाड़ी तो रुक गई लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आगे चला जाएगा, तो हमको लगेगा कि हम आगे झुक गए। ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हो गया, ये दो गो एग्जाम्पल हो गया मेन। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, तीसरा एक और एग्जाम्पल आता है बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये रोड है और रोड पे से हमको मुड़ना होगा ऐसे। अब यहाँ से कोई गाड़ी पे बैठ के जा रहा होगा, तो यहाँ जब मुड़ता है तो हमें क्या प्रतीत होता है, ये केंद्र है, केंद्र की ओर हम लोग गिरते हुए प्रतीत होते हैं कि केंद्र से बाहर? सर केंद्र की ओर। केंद्र से बाहर गिरते हुए, केंद्र की ओर बाहर गिरते हुए प्रतीत होंगे। देखो कैसे, जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिशा तुरंत मुड़ रहा है, धीरे 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 धीरे। तो जब मुड़ रहा है तो हमारा शरीर को क्या लगेगा कि हमको तो सीधे जाना है, लेकिन गाड़ी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसलिए हमको प्रतीत होता है कि हम सीधे निकल जाएंगे, यानी कि हम केंद्र से बाहर इधर गिरने की ओर प्रतीत होते हैं, जबकि गाड़ी गोल यहाँ पे मुड़ रही होती है। हमारा शरीर, हमको क्या लगेगा कि हमको मुड़ना थोड़ी है, हम जिस गति में, जिस स्पीड से और जिस दिशा में जाते हैं, हम उसी दिशा में जाते रहना चाहते हैं और उसी स्पीड से चलते रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वेग में परिवर्तन न हो, यानी कि चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन न हो। ये होता है जड़त्व का नियम में। बात समझ में आ रहा है ना? जड़त्व का नियम में यही होता है कि चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन न हो। इसको एक बार आप से समझा दीजिए। हाँ, देखो क्या होता है, इसको थोड़ा एक बार आप से समझा दीजिए। हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे रोड है, अब ये रोड यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, हम यहाँ से गाड़ी पे बैठ के आगे आ रहे थे, तो हमारा जड़त्व का नियम क्या बोलेगा कि तुम जिस दिशा में, जिस चाल से चल रहे हो उसी चाल से चलते रहो। तो मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल नहीं भी बदली, लेकिन दिशा तो बदल रहा है ना। हम लोग क्या पढ़े थे कि वृत्तीय गति जब होता है तो दिशा हमेशा क्या होता है, हर बिंदु पर बदलता रहता है। और जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि दिशा नहीं बदले। तो अगर दिशा बदलेगा तो जड़त्व का नियम की वजह से उस दिशा का विरोध उत्पन्न होगा, दिशा बदलने का। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मतलब दो गो नियम आ गए तो दोनों में से कौन सा नियम लागू होगा, दोनों नियम लागू होगा। अब गाड़ी चूंकि वृत्तीय गति करने जा रही है, यहाँ पे गाड़ी अगर मुड़ रही है ऐसे, तो एक प्रकार से वृत्तीय गति का एक चाप हो गया ना, यहाँ पे चाप हो गया, इस चाप में जा रही है, मतलब इतना दूर गाड़ी वृत्तीय गति ही करेगी। तो इस गति के दौरान गाड़ी का दिशा हमेशा बदल रहा है, जैसे इसमें बदलता है दिशा। तो जड़त्व का नियम तो ये बोलता है कि दिशा बदले ही ना, जिस दिशा में चल रही उसी दिशा में उसी चाल से चलते रहो। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी आएगी तो गाड़ी तो मुड़ रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमेशा उसी दिशा में चलते रहें। तो उसी दिशा में चलते रहें, तो एक प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे, अगर ऐसे है ये गोल चीज़, तो गाड़ी तो गोल यहाँ पे ऐसे मुड़ेगी, गाड़ी मुड़ रही होगी, लेकिन हमारा क्या चाहेगा, हमारा शरीर चाहेगा तो हम सीधे इधर बाहर निकल जाए, नहीं चाहेगा। यस सर। तो हर पॉइंट पे शरीर कोशिश करेगा कि बाहर निकल जाए, हर बिंदु पर शरीर चाहेगा कि बाहर निकल जाए। इसलिए जब गोल चक्कर होता है ना, तो वहाँ पे ध्यान देना, तुम लोग को शरीर जब भी गाड़ी में बैठ के जाते हो लोग, तो लगेगा कि हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केंद्र की ओर, केंद्र से दूर। ठीक है, वहाँ पे ध्यान देना कि केंद्र किधर है, पहले ये पता कर लेना। गाड़ी मुड़ रही है तो केंद्र इसमें किस तरफ है, ए कि बी? ए तरफ। ए तरफ। ए तरफ। हाँ, तो जब ए तरफ केंद्र है तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि हम बी तरफ जा रहे हैं। तो जिधर मुड़ रहा होता है ना चाप,
जिधर चाप है तो चाप के अंदर में केंद्र होता है, तो यहाँ पे केंद्र होगा, इसी से वृत्त बना होगा गोल गोल, इसी से बाहर की ओर हमको लगा कि बाहर की ओर हम फेंका जाएंगे एक पर एक। तो ये होता है यहाँ पे जड़त्व के वजह से, यानी कि जड़त्व का नियम जो है चाल और दिशा को नहीं बदलना चाहता है, चाहता है कि जिस चाल पे चल रहे हैं और जिस दिशा में चल रहे हैं उसी पे चलते रहें। और दूसरा चाहता है कि अगर हम विराम अवस्था में हैं तो विरामा अवस्था में ही बने रहें। ये होता है जड़त्व का नियम। ठीक है, अब दूसरा चीज़ इस पे हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे जड़त्व का नियम। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जड़त्व किसी वस्तु में आता ही क्यों है, कहाँ से आता है जड़त्व, कौन बताएगा? जड़त्व क्यों, कहाँ से आता है जड़त्व, बताओ लोग, पढ़े होगे? जड़त्व आता है द्रव्यमान की वजह से। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु में उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जैसे कि हर वस्तु हम लोगों ने देखा कि जड़त्व का मतलब क्या है, कि जड़त्व एक प्रकार का स्थिरता है। स्थिरता का मतलब क्या हुआ? स्थिरता इन द सेंस ये नहीं कि गति नहीं करना, स्थिरता इन द सेंस कि हम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, ये स्थिरता हुआ। ठीक है, यानी कि अगर हम गति कर रहे हैं तो गति की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, कैसी भी गति हो भी, जिस चाल से जिस दिशा में जा रहे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। और दूसरा क्या हुआ, अगर हम रुके हुए हैं तो रुके ही रहना चाहते हैं। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो वो चाहता है कि हम रुका हुआ ही रहें। और दूसरा, अगर कोई चीज़ गति में है यानी कि चाल में है और चाल के साथ किसी दिशा में, जिस दिशा में जितना चाल से है तो चाहता है कि हम उस दिशा में उतना ही चाल से चलें। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसमें बदलाव नहीं होता है, बदलाव तो हो ही सकता है। रुका हुआ है तो उसको चला भी सकते हैं, और अगर कोई चाल से चल रहा है तो उसमें बदलाव भी आ सकता है, उसके चाल को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। तो ये सब काम करना एक प्रकार से हम किसके विरोध में काम कर रहे हैं? जड़त्व के विरोध में काम कर रहे हैं। ठीक है, जड़त्व का प्रकृति का नियम है जड़त्व, और उस जड़त्व के विरोध में काम कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कब हमको ज़्यादा विरोध करना पड़ेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि कब ज़्यादा विरोध करना पड़ेगा। जब कोई वस्तु भारी हो। हाँ, तो जब कोई वस्तु भारी रहेगी ना उसमें ज़्यादा विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, सर जिसमें वजन ज्यादा हो। वजन ज़्यादा हो। जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पे एक कागज़ का पन्ना है, उसको रुका हुआ है और हम चाहते हैं कि उसमें गति आ जाए, तो फूंक देंगे गति आ जाएगा, इतना आसान है। और वही मान लेते हैं कि ईंट रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये ईंट, ये देखो अब कागज़ का पन्ना रुका हुआ है, ये भी चाहता है कि हम रुके रहें। एक ईंट रखा हुआ है, ये भी चाहता है कि हम रुके रहें। लेकिन किसका रुका हुआ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ईंट का। हाँ, क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है। ऊपर वाला को फूंक देंगे उधिया जाएगा, और नीचे वाला को फूंक के नहीं उधिया सकता, ये नहीं उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व अधिक है। जड़त्व अधिक क्यों है? क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है वैसे ही उसका जड़त्व भी अधिक हो जाता है। अब दूसरा देखो, जड़त्व सिर्फ द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान के अलावा एक और चीज़ पर भी निर्भर करता है। एक प्रकार से ठीक है कि द्रव्यमान हो ही गया, मेनली तो द्रव्यमान ही होता है, लेकिन दूसरा विरोध में एक काम करता है गति। गति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना। अब मान लेते हैं कि कागज़ ही है, एक ही कागज़ है, ये भी कागज़ का टुकड़ा है, ये भी कागज़ का टुकड़ा है। एक कागज़ का टुकड़ा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, एक कागज़ का टुकड़ा मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। किसको रोकना आसान होगा? 10 मीटर पर 10 सेकंड मीटर वाला पर है। सेकंड चाल वाला को। दोनों का वजन भले ही समान है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जड़त्व किस में ज़्यादा है? जिसमें 50 मीटर पर सेकंड वाला में जड़त्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसको ज़्यादा रोकने में मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यानी कि जिसमें वेग ज़्यादा हो जाता है ना उसमें भी जड़त्व ज़्यादा हो जाता है, चाल वेग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो एक प्रकार से हम लोगों ने देखा जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। तो इसमें क्या चीज़ें थी? इसमें ये चीज़ हो गया, हम लोग को पता चल गया कि भारी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होता है। ठीक है, भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्का वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है। और
दूसरा चीज़ क्या होता है अपने पास, दूसरा चीज़ ये है, हम लोग को जो पता चल गया कि जड़त्व जो है किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण है जिसके वजह से वह अपनी गति की अवस्था का क्या करना चाहता है, विरोध करना चाहता है। गति अथवा विराम की अवस्था का, जो गति की अवस्था है या विराम की अवस्था है उसमें वो विरोध करना चाहता है कि हम जैसे हैं ना वैसे ही रहें, हमको बदलना नहीं पड़े। अगर हम गति में हैं तो गति में ही रहना चाहता है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है। और ये भी पता चल गया कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग है रुका हुआ रहने का मात्रा और चलते हुए रहने का मात्रा। कोई हल्का वस्तु है वो रुकी हुई है तो उसको चलाना अगर हम जाएंगे तो आसान है। जैसे कि सिंपल सा चीज़ है, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, उसका तुम विरोध करने जाओगे तो उसका विरोध करने में ज़्यादा मुश्किल होगा ना। और वही कोई कमज़ोर है, उसका विरोध करना होगा तो आसान होगा। अब मान लो कोई गरीब है, उसको उसको विरोध करना एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास जरूरत तो कम है। और कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा उसके पास पावर है, तो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता उसका विरोध करना। उसको विरोध करने के लिए फिर बहुत सारा लोग मिल के आता है, तो जब ज़्यादा लोग मिल जाता है तो ज़्यादा जरूरत हो, यानी कि ज़्यादा पावर आ गया इनके पास भी, अब फिर दोनों टकराता है लोग, तब जाके काम होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये था अपना गति का पहला नियम जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं गति का दूसरा नियम के बारे में। तो गति का पहला नियम हम लोगों ने ये देख लिए थे उसमें कि गति के पहला नियम में क्या था तो गति के पहला नियम में ये था कि संतुलन एक प्रकार से था कि अगर कहीं पे संतुलित बल लग रहा है तो वो चाल में परिवर्तन भी नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। संतुलित बल के द्वारा चाल में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर संतुलित बल किसी चीज़ पर लग रहा है एक प्रकार से क्या होगा, अगर वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो उसी चाल से और उसी दिशा में चलते रहेगा। यानी कि जब तक से असंतुलित बल नहीं आएगा तब तक से उस वस्तु का चाल में अथवा वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, अथवा वस्तु रुकी हुई हो तो चलेगी नहीं, चल रही है तो रुकेगी नहीं। तो असंतुलित बल ही किसी वस्तु को, यानी कि चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, अथवा एक ही चाल से चलती हुई वस्तु को, यानी कि एक समान गति करती हुई चीज़ में असमान गति उत्पन्न कर सकता है। कौन? असंतुलित बल। असंतुलित संतुलित बल से कुछ नहीं होगा। असंतुलित ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक 5 मीटर, ये 5 kg का वस्तु है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अगर इस पर क्या होता है, अगर इस पर इधर से 5 न्यूटन का बल लगा देंगे तो अब इसका चाल क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, बढ़ेगा ना, चाल बढ़ेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड है और उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में बल भी लग रहा है। तो जिस दिशा में बल है उसी दिशा में गाड़ी चल भी रही है, यानी कि चाल बढ़ेगा इसका। ठीक है, हम लोग देखे तो थे कल गुरुत्वाकर्षण वाला परसों, उसी प्रकार से तो जिस दिशा में बल लग रहा है, यानी कि बल आगे की ओर लग रहा है 5 न्यूटन, ये तीर बताता है कि किधर बल लग रहा है, तो आगे की ओर बल भी लग रहा है, आगे की ओर गाड़ी भी चल रही है, यानी कि इसका चाल बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। अब ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये असंतुलित बल हो गया, इस पर 5 न्यूटन लग रहा है। और वही मान लेते हैं कि इसी 5 kg की वस्तु पे 5 न्यूटन आगे से लग रहा था, अब पीछे से भी 5 न्यूटन लग जाएगा, अब इसका चाल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यानी कि कुल मिला के इस पर बल कितना हो गया, 0 न्यूटन हो गया। शून्य। तो 0 न्यूटन हो गया, मतलब कि इस पे संतुलित बल लग गया। अब और इस पे कोई असंतुलित बल नहीं है। पहले सिर्फ 5 न्यूटन था तो असंतुलित बल था, अब इसका चाल बढ़ेगा नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड से है ना उतना से ही चलते रहेगा। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड से था तो चलते रहेगा। रुकने के लिए यानी गाड़ी के एक समान चाल से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होती है। नहीं होती है, एक समान चाल से चलते रहने के लिए। हाँ, आम दुनिया में होती है, जो हमारा जनरल दुनिया होता है उसमें होता है, लेकिन जो जहाँ पे अगर के हाँ जहाँ पे बाहरी बल नहीं है, ठीक है, घर्षण की वजह से जरूरत पड़ जाता है बल का, लेकिन जहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है वहाँ पे अगर किसी वस्तु को एक समान चाल से चलना है तो कोई बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है, वो अपना चल सकती है अपने आप, एक बार ठेल दो चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी। बात समझ में आया ना? यस सर। हाँ, यस सर। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। और आगे देखते हैं लोग इसमें
तो ये हम लोग को पता चल गया कि असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर काम करेगा तभी जाके उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, नहीं तो उसका वेग में परिवर्तन नहीं होगा। रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, अथवा जिस वेग से चल रहा है उसी वेग से चलते रहेगा। वेग से चलने का मतलब जिस चाल से जिस दिशा में चल रहा है। वेग में दो चीज़ होता है ना, वेग में दो चीज़ होता है, चाल भी होता है और दिशा भी होता है कि किस दिशा में चल रहा है। तो यानी कि असंतुलित बल के द्वारा ही वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि जिस चाल से चल रहा था और जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा वो चाल और दिशा बदलता है। अन्यथा क्या होता है कि जिस चाल से चलता है उसी चाल से चलते रहेगा, उसी दिशा में चलते रहेगा, अगर असंतुलित बल नहीं लगेगा तो। अब अपने को ये देखना है यहाँ पे कि बल कैसे कैसे काम करता है, बल के बारे में देखना है। तो हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे ऊपर में कि जड़त्व दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसी जड़त्व को बेसिकली एक प्रकार से हम लोग बोल सकते थे कि ठीक है कि मेनली द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हो सकता है कि हम लोग बोल दें कि गति पर निर्भर ना करता हो, चाल पे, लेकिन एक क्वांटिटी आती है अपने पास, उसको बोलते हैं लोग संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? एम भी। यानी कि द्रव्यमान हाँ, तो संवेग भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का जड़त्व ही है, ठीक है। ये अब अच्छा से हुआ जड़त्व का निरूपण, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज आ गया, इसमें गति भी आ गया और द्रव्यमान भी आ गया, और दोनों मिलकर संवेग का बारे में बताया कि किसी चीज का संवेग कितना है। अब देखो, संवेग ही एक प्रकार का जड़त्व है, और जिस चीज के पास जितना संवेग होगा वो चीज के पास मतलब कि उतना ज़्यादा जड़त्व है, और उसको बदलने में उतना ज़्यादा ही मुश्किल होगा, यानी कि उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कि एक छोटी सी गोली है जिसको मारा जाता है बंदूक में गोली, ठीक है। बंदूक की गोली का वजन कितना होगा? तो संवेग से हाँ बोलो। जड़त्व का मान निकाल सकते हैं। संवेग से ही जड़त्व का मान निकाल सकते हैं। जड़त्व का वैल्यू हम लोग मान नहीं निकालते हैं, ठीक है। जड़त्व का मान नहीं निकालते हैं लोग, वो द्रव्यमान होता है, जड़त्व का कोई मतलब कि इकाई नहीं है, ठीक है ना। तो जड़त्व का मान नहीं निकालना है हम लोगों को। जड़त्व बस बताए थे कि द्रव्यमान के हिसाब से होता है, वहाँ ऊपर हम बताए थे, लेकिन उसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है। ये तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इस चीज़ का जड़त्व कितना है, वो नहीं कभी पूछा जाएगा। हाँ, संवेग पूछा जाएगा। तो संवेग जब पूछा जाएगा तो संवेग भी हम बता रहे हैं कि एक प्रकार का जड़त्व ही है, यही ज़्यादा अच्छा सा जड़त्व है जिसका हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं लोग तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है और ये कैसे होता है। ध्यान से एकदम समझना है, दिमाग खोल के पता चलेगा, ध्यान देना लोग। होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास दो चीज़ है, एक मान लेते हैं कि ट्रक है और एक मान लेते हैं कि गोली है, ठीक है। गोली क्या है? बंदूक की गोली है, छोटा सा, ये बंदूक की गोली है। और ट्रक तो बहुत बड़ा होता है भाई, ट्रक का तो कहना ही नहीं है कि ट्रक कितना बड़ा होता है, ठीक है। ये ट्रक है। अब यहाँ पे देखो, हम दोनों में एक प्रकार से देखते हैं कि दोनों से टक्कर कराएंगे, दोनों चीज़ों से टक्कर होगा, एक आदमी का ही टक्कर होगा। एक आदमी का जब दोनों से टक्कर होगा तो गोली अगर ट्रक की चाल से चलेगी तो आदमी को मारेगी, तो आदमी को कुछ होगा? नहीं सर। नहीं सर। यानी कि गोली को बहुत ज़्यादा तेज गति से चलना पड़ेगा, तब जाके आदमी को लगेगा, तब जाके इसकी मृत्यु होगी या बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। और ट्रक का क्या है? ट्रक बहुत धीमी गति से भी चले ना, आदमी में टकरा जाए ना, तो उसका काम तमाम कर देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो संवेग है, संवेग दोनों चीज़ का माप हुआ कि अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान, गोली का एम भले ही बहुत कम है लेकिन इसका भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, ज्यादा होता है। जब बंदूक से निकलता है ना तो भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कुल मिला के इसका वेग बहुत ज़्यादा, संवेग बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जाके इससे जब टकराता है गोली आदमी से ना तो उसका काम खत्म होता है। उसी प्रकार से दूसरा केस में क्या हो गया? ट्रक के केस में ट्रक का चाल गोली की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन इसका एम गोली की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है द्रव्यमान। जब ये टकराता है तो फिर इसका भी काम, यानी कि
इस व्यक्ति को कितना चोट लगेगा किस चीज पे निर्भर करता है? क्या द्रव्यमान पे निर्भर करता है? सर दोनों पे संवेग पर निर्भर करेगा। हाँ, यानी कि सिर्फ द्रव्यमान पे निर्भर करता है? हाँ करता है। क्या वेग पे भी निर्भर करता है? हाँ करता है। दोनों पे निर्भर करता है, ये ज़्यादा सही उत्तर हुआ, एक पे नहीं। ठीक है, दोनों चीज पे निर्भर करता है, यानी कि कुल मिला के क्या कहेंगे, तो संवेग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो संवेग, जिस चीज़ का संवेग, किसी वस्तु का संवेग जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा घात पहुंचा सकता है किसी चीज़ का। ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है, एकदम धीरे 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 चल रहा है, कुछ नहीं होगा। वही मान लेते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत धीरे धीरे चलेगा, अभी तो कुछ हो जाएगा, मतलब कि टक्कर मार देगा, तो ठीक है उल्टा हो गया। बहुत बड़ा पत्थर है, वो थोड़ा सा भी चलेगा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा घातक कर सकता है। वही छोटा सा पत्थर है, वो थोड़ा तेज भी चलेगा तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें होगा, इस अंतर को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि संवेग होता है क्या है। और संवेग हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई इसको दिखाते हैं हम लोग, P बराबर mv से संवेग का जो निरूपण करते हैं, P बराबर होता है mv। मीटर पर सेकंड। हाँ, तो ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसका इकाई हो गया। तो ये रटने का जरूरत नहीं होता है कि केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, याद है ना कि P बराबर mv होता है, तो m का लेंगे केजी, v का लेंगे मीटर बटा सेकेंड, मीटर प्रति गुना कर सेकंड। देंगे तो केजी मीटर बटा सेकेंड, हो गया काम खत्म। ये हो गया संवेग का। क्योंकि ऑप्शन आएगा ना, तो ऑप्शन आएगा तो ऐसा पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर एक हमको द्रव्यमान का इकाई चाहिए, एक दूरी का इकाई चाहिए, और नीचे किस चीज़ का इकाई चाहिए, समय। समय का इकाई चाहिए। तीनों मिला देंगे तो हमको बन जाएगा किस चीज़ का इकाई, संवेग का इकाई। यानी कि द्रव्यमान और दूरी गुना कर दो और इससे। अब जैसे कोई पूछेगा कि ग्राम गुना फीट बटा में घंटा, क्या ये संवेग है? यस सर है। है। क्यों है भाई? क्योंकि ऊपर में ग्राम लिखा हुआ है, फिर फीट लिखा हुआ है, फिर घंटा लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि इसको आसानी से बदल के इसमें ला सकते हैं, है ना। हमको पता है कि एक ग्राम में कितना घंटा होता है, फीट में कितना मीटर होता है, आवर में कितना सेकंड होता है, बदल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको संवेग का जब चीज़ चाहिए तो एक द्रव्यमान चाहिए, एक दूरी चाहिए, गुना करेंगे ऊपर में और नीचे भाग दे देंगे समय से, तो जो इकाई आएगा वही इकाई किस चीज़ का इकाई हो जाएगा, संवेग। संवेग का इकाई हो जाएगा। संवेग हमको का। ये याद रहेगा, रखना है कि दूरी का क्या क्या इकाई होता है, तो बहुत सारा होता है, मीटर, फीट, इंच, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब दूरी का है। इसके बाद द्रव्यमान का क्या क्या होता है, तो केजी, ग्राम, मिलीग्राम, हैं, ये सब चीज़ हो जाता है। इसके बाद पाउंड हो गया, और कुछ कुछ होता है, टन हो गया, ये सब चीज़ होता है। इसके बाद समय का क्या होता है, तो सेकेंड, मिली सेकेंड, घंटा, मिनट, ठीक है, माइक्रो सेकेंड, ये सब चीज़ हो गया सेकेंड का। ये सब इकाई हमको पता रहना चाहिए कि अलग अलग भौतिक राशि है, इनका क्या क्या इकाई होता है। हर भौतिक राशि का बहुत सारा इकाई होता है, और एक भौतिक राशि का इकाई आपस में तो बदल सकता है, लेकिन वो बदल के दूसरे में नहीं जा सकता। जैसे कि ग्राम है, क्या ग्राम कभी बदल के सेकेंड में जा सकता है? नहीं सर। नहीं जा सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि ग्राम किलोग्राम में बदल जाए, किलोग्राम मिलीग्राम में बदल जाए, तो आपस में ये लोग बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्राम सेकेंड में चला जाए। अब ये है कि दूरी है, दूरी नापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, तो ये थोड़ी बोल देंगे कि दूरी है ना, तो कल को उसको केजी में बदल देंगे, दूरी केजी में नहीं बदलेगा। ये चीज़ को याद रखना है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल भी दूसरा हो जाता है, आयतन भी दूसरा हो जाता है। वो अलग बात है कि मीटर होता है तो मीटर वाला एक होता है मीटर, अब मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्षेत्रफल का हो गया, अब मीटर क्यूब कर दिए, ये क्या चीज़ का हो गया, आयतन का हो गया। आयतन का। लेकिन क्या ये आपस में बदल जाएगा? नहीं सर। नहीं नहीं बदलेगा, सर। ये आपस में नहीं बदलेगा। यानी कि क्षेत्रफल दूरी में नहीं बदल सकता है, आयतन भी दूरी में नहीं बदल सकता है। ये लोग अपना अपना होता है। ये अलग बात है कि सब लोग बना है दूरी से ही, लेकिन ये अलग हो गया, इसमें दूरी 2 गुना हो गया, इसमें दूरी 3 गुना हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ध्यान पे रखना है, समझना है, तभी जाके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया किस चीज़ के बारे में, संवेग के बारे में, कि संवेग क्या के होता बारे। है। अब जब कि हम लोगों ने संवेग के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, बल के बारे में, कि बल क्या होता है।
ठीक है, बल का परिभाषित कर देते हैं। जब बल का पता चल जाएगा परिभाषा, तो इसके आधार पे आगे क्वेश्चन बनाया जाएगा कल, क्योंकि बल को पढ़ के समझ के हम लोग चालू कर देंगे संस्कृत। तो बल को समझते हैं लोग कि बल क्या होता है। बल को देखो एकदम बहुत ध्यान से समझना है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि संवेग होता है। संवेग क्या होता है? कोई आसमानी चीज है? नहीं सर। एकदम जमीन का चीज नहीं है, सर। प्रकृति का चीज है। क्या चीज है भाई संवेग? तो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी चीज का किसका संवेग ज्यादा होता है? जिसका मतलब कि द्रव्यमान जितना ज्यादा संवेग भी उतना ज्यादा, वेग जितना ज्यादा संवेग भी उतना ज्यादा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो संवेग है ना वो समानुपाती है किस चीज के? द्रव्यमान के। और भी लिख सकते हैं कि संवेग समानुपाती है किस चीज के? भी के। ये समानुपाती का चिन्ह बता रहा है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। तो ये चीजें बता रही है कौन? ये समानुपाती का चिन्ह बता रहा है। समानुपाती का चिन्ह। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती कैसे होता है? अगर बाटा में लिख देते किसी चीज को तो वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं, पता चलेगा। अब देखते हैं कि बल क्या होता है। तो देखो बल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पहली बार बल के बारे में पढ़े थे लोग। तो वो बल का एक प्रकार से कैसी परिभाषा थी? ऊपर ऊपर का परिभाषा था। परिभाषाएं बदलती हैं। हम क्लास में आए थे तो बताए थे, एक ही चीज़ के लिए एक ही परिभाषा नहीं रह जाती है। हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि बिंदु था, तो बिंदु का बच्चा को परिभाषा बताते हैं तो बोलते हैं लोग ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। लेकिन बाद में हम लोग को पता चलता है कि बिंदु क्या होता है? अपरिभाषित होता है। सर इसमें कुछ तो लंबाई चौड़ाई। हाँ कुछ कुछ होता है, लेकिन इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि ये बच्चों के लिए बोल दिया जाता है तो बच्चा मान भी लेता है। लेकिन तुम लोग 9th क्लास में चले गए तो तुम लोग को ऐसा नहीं मानना है। जब हम बोलेंगे तो हाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो ये पूछ देना है, कुछ तो होता ही है ना। तो हाँ होता है। तो एक प्रकार से बिंदु का क्या परिभाषा होगा? तो बिंदु का ये परिभाषा होता है कि बिंदु क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया। हाँ तो कोई परिभाषित कर देगा ना तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब हम आगे जाते हैं तब हमको चीज़ें के बारे में वास्तविकता पता चलता है। असली परिभाषा तुमको बताया जाता है। बच्चों के लिए झुनझुना दे दिया जाता है कि लो खेलो, है ना। अब छोटा बच्चा को बोल देंगे कि अपरिभाषित, तो अब बोलेगा अपरिभाषित क्या होता है, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको बताना। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बल, तो जब हम लोग चैप्टर शुरू ही किए थे तो वहाँ पे बल का बहुत सिंपल तुम लोग को परिभाषा दिया गया था। क्या? बल वह चीज़ है जिसके द्वारा किसी वस्तु के अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या पढ़े थे? एक ही चीज़, मतलब कि या तो उसका एक प्रकार से रुका हुआ है तो चल दे, चल रहा है तो रुक जाए। अवस्था में परिवर्तन का कुल 4 मीनिंग होता है। रुका हुआ है तो चल दे, चल रहा है तो रुक जाए, धीमा गति से चल रहा है तो तेज गति से चलने लगे, तेज गति से चल रहा है तो धीमा गति से चलने लगे। इन चारों केस में क्या हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। एक इसमें यह भी चीज़ मान सकता है कि दिशा, इसमें जो गति था ना, गति के साथ दिशा भी रख सकता है लोग कि गति और दिशा एक साथ, मतलब कि वेग का परिवर्तन, कि वेग ज़्यादा हो जाए, वेग कम हो जाए, अथवा दिशा बदल जाए तो उसमें भी बल आ जाता है। तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी ये। लेकिन 4 चीज़ें ऊपर से, तो ये होता है अवस्था में परिवर्तन का मतलब। तो हम बोले थे कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो वही क्या हो जाता है? बल हो जाता है। यानी कि बल क्या है? तो बल वह चीज़ है जिसके द्वारा अवस्था में परिवर्तन आता है। तो हमने अवस्था को परिभाषित किया। अवस्था को ही हम लोगों ने क्या चीज़ बना दिया? अभी अवस्था को ही हम लोगों ने क्या चीज़ बना दिया? पी। पी ही क्या है? अपना संवेग है। जो संवेग है यही तो अपना क्या है? अवस्था है कि नहीं? देखो ध्यान से समझना है। संवेग में क्या क्या चीज़ है? एक द्रव्यमान है और एक वेग भी है। तो अब वेग में ही तो परिवर्तन का ही बात कर रहे थे ना, कि अगर वेग 0 है, 0 से कुछ हो जाएगा, कुछ था उससे 0 हो जाएगा, अथवा वेग अभी 2 था, 2 से बढ़ के 5 हो जाएगा, अथवा 5 था, 5 से घट के 2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कहाँ पे चल रहा है? वेग में ही तो चल रहा है कि नहीं?
यस। तो यानी कि जो संवेग था, संवेग ही अवस्था है, संवेग और कुछ नहीं है, संवेग ही क्या है, अवस्था है। अवस्था है। हम पहले पढ़ रहे थे अवस्था अवस्था, तो उसका ये नहीं बताए थे कि मैथ में अवस्था क्या था, सिर्फ हम लोग दिमाग में पहले पढ़े कि अवस्था क्या होता था। तो हम लोग पढ़े कि रुका हुआ है तो चल दे, और रुका हुआ है चल दे, इसका मतलब क्या हुआ कि भी जीरो था अब कुछ हो गया, यही ना। भी जीरो था, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, मतलब कि रुका हुआ था चल पड़ा, यही हुआ। पहले से गाड़ी चल रही थी, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि चल रही थी रुक गई, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो ये सब अवस्था में परिवर्तन को किस में हम लोग ले लिए हैं, पी में ले लिए हैं, संवेग में ले लिए ना, ठीक है। यस। अब बोला क्या जाता है कि संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल। ये बस सिंपल काम हो गया, संवेग में परिवर्तन के दर को ही बल बोलते हैं। और जब भी दर की बात होती है हम लोग किस चीज से भाग देते हैं उस चीज में, सर बल समय से। समय से, समय से। क्या बोल रहे हो, बल कितने प्रकार? बल, बल के बारे में यस कल सर। पढ़े थे लोग, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। अभी आगे आएगा तो बीच में बता देंगे, कल वाला तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आज वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी डाल दूंगा, अभी तुमको लास्ट में बता देंगे, लास्ट में रुके रहना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ लास्ट में बता दूंगा कि क्या चीज़ होता है संतुलित और बल असंतुलित। का प्रकार दो होता है। हाँ बल का बेसिकली 2 प्रकार की, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल हम लोग उस चीज़ को बोल दिए जिसमें ये, इसके अलावा भी बल बहुत सारा होता है, ठीक है। अभी तुम लोग को इतना 2 बताया गया, ऐसा नहीं है कि बल 2 ही होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि घर्षण बल हो जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है, ठीक है ना। घर्षण के अलावा नॉर्मल एक बोला जाता है, ये भी बल हो जाता है, इसके अलावा और भी। सर ये जो घर्षण बल है और सब है सर, ये भी बल के प्रकार है? हाँ ये सब भी बल का ही है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बल लगता है तो अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये सब के बारे में उतना डिटेल्स हम लोग को नहीं समझना था, अभी हम लोग के लिए क्या समझना था, मेनली घर्षण तो पता ही है तुम लोग को, घर्षण आसानी है, मेनली पढ़ना था संतुलित और असंतुलित, ठीक है। तो जो संतुलित बल होता है और असंतुलित बल होता है वो चीज़ था। घर्षण बल क्या होता है, तो सिंपल है कि 2 गो सतह है, आपस में खुरदरी रहती है, इसके वजह से घर्षण लगता है, तो घर्षण बल हो गया। और भी कुछ बल देखेंगे लोग, तो वहाँ पे ये चीज़ों को क्लियर करेंगे, न्यूटन का तृतीय नियम जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बल आता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, वो मैं भूल गया, वो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। पानी में कैसा बल लगता है, उत्प्लवन बल। हाँ पानी में उत्प्लावन बल लगता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का बल काम करता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब कमी नहीं है, तो उसको अलग अलग जब पढ़ोगे लोग तो वो सब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा बल क्यों लगता है, वैसा वैसा बल कैसे लगता है, उस बल को कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो सब चीज़ें आती हैं धीरे धीरे। सर असंपर्क बल किसे कहते हैं? लास्ट में क्वेश्चन लास्ट में करेंगे लोग, चलो ठीक है सर। देखते हैं लोग यहाँ पे। तो माइक बंद कर लो। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोग यहाँ पे कि कहाँ पे चीज़ें थी, P इक्वल टू एम बी, यानी कि जो संवेग था, तो संवेग में जब परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, बल। और संवेग में परिवर्तन की दर चाहिए, बल। जब तक से संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक से हम नहीं बोल पाएंगे कि बल लगा हुआ है। अब जैसे कि हम लोग दर, दर का मतलब समझे कि समय लगेगा, यानी कि एक प्रकार से कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन, तो मान लेते हैं कि आरंभिक संवेग हो गया P1, अंतिम संवेग हो गया P2। अब P1 से P2 होने में कुछ समय लगा होगा ना, उसको बोल दिए T। तो बल क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग घटाओ माइ प्रारंभिक संवेग, अब बटा में लगा हुआ समय, यही हो गया बल, ठीक है। और कुछ नहीं। अब तुम लोग को परिभाषा मालूम है, इसको कहेंगे अब कोई वस्तु है और P बराबर क्या होता है, एम भी, तो एम भी होता है, तो संवेग बदला, संवेग बदलने का मतलब इसमें से क्या बदला होगा, एम बदला होगा कि भी बदला होगा, भी बदला होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास एक वस्तु ले लिए, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु ले लिए तो एक बार में हमारा एम फिक्स हो जाएगा ना, और वस्तु जब तक से नहीं बदलेंगे तब तक से एम तो
नहीं बदलेगा। हाँ, उस वस्तु का संवेग Yes. बदल सकता है, तो किस चीज पे बदलेगा उस वस्तु का संवेग? भी पर। हाँ, सर माइक बंद कर रखना है थोड़ा सा। तो हम लोग का जो चीज़ है एक प्रकार से एम पे नहीं बदलेगा, एम तो फिक्स हो जाएगा। एक वस्तु हम लोग ले लिए तो जब तक से दूसरा वस्तु नहीं लेंगे तब तक से एम नहीं बदलेगा। द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान ले लिए, फिक्स हो गया। लेकिन उस वस्तु का संवेग फिर भी बदल सकता है, किस चीज़ से? भी से। यानी कि भी बदलते रहता है, एम नहीं बदलता है जल्दी। एम बदलने के लिए वस्तु ही बदलना पड़ जाएगा। तो यानी कि जब P1 का बात कर रहे होंगे उस समय क्या होगा? एम तो सेम होगा, V1 होगा। और जब P2 का बात कर रहे हैं तो एम तो सेम होगा, V2 होगा। हम लोग पहले पढ़े थे V1 को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? U, आरंभिक वेग। V2 को ही क्या बोल देते हैं? V बोल देते हैं। तो यानी कि प्रारंभ हाँ, ये हो जाएगा MV माइनस MU बटा में T। अब इसमें से m कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू बटा में t। तो यहाँ से f बराबर क्या आ गया? m। और ये किस चीज़ का में फॉर्मूला है? a का है ना, त्वरण। तो ये हो गया अपना सिद्ध कि f बराबर ma होता है। तो ये चीज़ था कि संवेग में परिवर्तन का दर, और संवेग में परिवर्तन mv माइनस और mu। थोड़ा कोई एक बार बोलेगा, आपसे ठीक है एक बार और। ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, मे भी वहाँ से भी तुम लोग उसको देख पाएगा तो आसानी रहेगी। चैनल का नाम भेजूंगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा उसको जब डालूंगा तो, ठीक है ना। फिर से इसको एक बार समझते हैं लोग, ध्यान से देना, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है। तो ये हो गया यहाँ पे MV1 MV2। हम लोगों ने क्या देखा कि जो बल है, बल के लिए क्या चीज़ चाहिए? संवेग में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ P1 था तो अब वो P2 पे चला गया। अब जब P1 से P2 पे गया तो जाने में कुछ तो समय लगा ना, तो वो लगा T। तो बल क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन, यानी कि P2 माइनस P1 किए, अब बटा में T कर दिए। ये हो गया अपना फॉर्मूला बल का। अब जब हो गया ये बल का फॉर्मूला, तो हमको यहाँ से यहाँ आना है। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले P2 माइनस P1 को समझेंगे कि P2 माइनस P1 का असली मतलब क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि P बराबर तो MV होता है। तो जब P बराबर MV होता है तो P का मतलब हो गया MV। तो M तो बदलेगा नहीं एक वस्तु का, तो बदलेगा क्या? V, गति, चाल बदलेगा। तो पहला चाल मान लेते हैं कि V1 था और दूसरा चाल हो गया V2। तो आरंभिक चाल हो गया U, दूसरा चाल हो गया V, यानी कि MU MV। तो इसी चीज़ को यहाँ पर रख दिए कि P2 बराबर MV, P1 माइनस MU बटा में T। M कॉमन कर लिए तो V माइनस U बटा में T। और यही क्या होता है? अपना त्वरण होता है। कि त्वरण क्या होता है? चाल में परिवर्तन का दर, यही होता है ना। यस सर ये ऊपर में जो लिखे हैं ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये चाल में परिवर्तन का दर है, ये ए है। ए को क्या बोलते हैं? चाल में परिवर्तन को दर को ही ए बोलते हैं। ऊपर में क्या था? संवेग में परिवर्तन के दर को बल बोलते हैं, चाल में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। यानी कि त्वरण में जब बल से गुना कर दे, द्रव्यमान से गुना कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? बॉल बल मिल जाता है। बात समझ में आया ना? तो ये चीज़ें होती हैं अपना कुल मिला के। तो यहाँ तक हम लोगों का ये काम हो गया कि क्या चीज़ होता है। अब इसका इकाई भी आसान है। इसका इकाई में क्या ही करना है, इसका इकाई हम लोग नहीं निकाल लेंगे, निकाल तो लेंगे, फटाक से निकाल लेंगे, अपने से निकाल लेंगे। बल बराबर क्या हो गया? F बराबर हो गया MA। M का वैल्यू क्या होता है? ये M द्रव्यमान है kg, और A का वैल्यू क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि बल का क्या हो गया? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर दूसरा काम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। F बराबर हम लोग देखे थे कि P2 माइनस P1 बटा में T। इससे नहीं भी सर निकालेंगे हैं क्या? यस सर यस सर हाँ, ये इसी से शुरू किए थे, इसी से तो प्रूफ करके ऊपर गए थे। तो P2 माइनस P1 बटा में T किए, यानी कि इसका मतलब P2 में से P1 घटाएंगे तो आएगा तो P ही ना एक प्रकार से, तो T। तो P का वैल्यू क्या होता है? kg। M रहता है, द्रव्यमान रहता है, तो मीटर नहीं, वेग रहता है तो मीटर प्रति सेकेंड, और समय रहता है तो एक और सेकेंड। तो इसमें भी क्या आ गया? kg गुना मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से निकाले चाहे नीचे से निकाले आएगा तो सेम ही ना। यस सर हाँ, तो ये हो गया अपना किस चीज़ का इकाई निकालना शुरू सीख लिए लोग, द्रव्यमान का। इसी चीज़ को इतना बड़ा न लिख के हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं?
एन एन। एन जो है एक प्रकार का क्या है, एन एक प्रतीक हो गया, किस चीज़ का प्रतीक हो गया, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर का। का यानी कि कोई बोले 5 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कोई आके बोलेगा 5 न्यूटन, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रतीक हो गया, इस चीज़ का प्रतीक हो गया एन। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। यस सर। तो ये था हम लोगों का यहाँ पर